जब अटल जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको लिबरल बनाया जाता था कि वो लिबरल व्यक्ति थे। बहुत सारे अदर पॉलिटिकल पार्टीज भी उनको पसंद करते थे उनकी लिबरल छवि की वजह से। अडवाणी जी को उस समय कट्टर बुलाया जाता था। तो जब अडवाणी जी जब पीएम के कैंडिडेट बने और मोदी जी जब पीएम इन वेटिंग बने तो अडवाणी जी को लिबरल बुलाया जाता था मोदी जी से कंपेयर करने में कि नहीं अडवाणी जी लिबरल है, मोदी जी थोड़ा सा ज़्यादा कट्टर है। तो उसी तरीके से ये जो कट्टरता का जो परिभाषा है वो समय हिसाब से बदलते रहता है। तो मुझे लगता है कि योगी जी भी अपना इमेज चेंज करेंगे। अगर किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो पहला जो डिमांड होता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हमारे यहाँ रैली करने के लिए, लेकिन दूसरा डिमांड किस लीडर का होता है वो आप ही बताइए कि किसी स्टेट में विधानसभा का चुनाव तो वो कौन दूसरा लीडर चाहता है कि हमारे स्टेट में आए और वो प्रचार करें? कौन होता होगा आप? सर योगी जी हैं। योगी। तो पहला तो इसी से पता चलता है कि उनका कैरिश्मा क्या है। कि आप योगी जी में भी वो क्वालिटी देखेंगे कि यूपी जैसे बड़े स्टेट को संभाले, लॉ एंड ऑर्डर दिए और एक यूपी मॉडल वो डेवलप कर लेंगे। ये चीज़ें इन दोनों लीडर में लैकिंग है, अमित शाह जी और नितिन गडकरी में। अमित शाह को थोड़ा सा साइड लाइन करके योगी जी आगे आएंगे, क्या ऐसे हो सकता है? अमित शाह जी और नितिन गडकरी से योगी जी रेस में आगे निकलेंगे कि नहीं, ये 2027 का विधानसभा चुनाव जो है यूपी का वो तय करेगा। योगी जी को अपनी छवि पे तो ध्यान देना ही होगा और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए उनको लिबरल भी बनना होगा और ऐसे कई पॉलिसी में काम करना पड़ेगा जो कि इंडिया की साख को बाहर में बरकरार रखे। तो बीजेपी का जो कोर वोटर है वो मोदी जी के बाद अब योगी को देखता है कि ये बीजेपी के लिए फ्यूचर है। सर जैसे हम डिस्कस कर रहे थे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, तो कहा जाता है कि उनका एक कैरिश्मा है, उनकी एक जादू है उनमें। तो वो जो मॉडल है, जो योगी मॉडल है, तो वो बीजेपी के पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है या फिर कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है या फिर जनरल लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है? देखिए, जब आप यूपी के लोगों को पूछेंगे कि जो भी योगी जी का मॉडल है वो आपके लिए कितना सही है, तो यूपी के ज़्यादातर लोग तो आपको बोलेंगे कि ये सही है। मतलब जो भी इनका जो भी स्टेप ये ले रहे हैं गवर्नेंस को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं सारे लोग उससे लाभवंत। सर जैसे यूपी के लोग तो मानते ही हैं कि हमारे सीएम द बेस्ट सीएम, लेकिन बाहर के स्टेट में भी उनके इन्फ्लुएंस है। जैसे असम हो गया या फिर बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इस सब स्टेट्स में इनके असर हैं। तो आपको क्या लगता है योगी जी में ऐसा क्या है और उनमें क्या कमी है उन स्टेट के लीडर्स में? जैसे बिहार की बात कर लिए हम, झारखंड की बात कर लिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसा आपने बताया कि अगर कोई भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं, हमारे यहाँ तो हर 2 साल में 1 साल में इलेक्शन होते रहते, जनरल विधानसभा के इलेक्शन होते रहते हैं। तो अगर किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो पहला जो डिमांड होता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हमारे यहाँ रैली करने के लिए, लेकिन दूसरा डिमांड किस लीडर का होता है वो आप ही बताइए कि किसी स्टेट में विधानसभा का चुनाव तो वो कौन दूसरा लीडर चाहता है कि हमारे स्टेट में आए और वो प्रचार करे? कौन होता होगा आप बताइए? सर योगी जी हैं। योगी। तो पहला तो इसी से पता चलता है कि उनका कैरिश्मा क्या है, वो किस तरीके का लीडर है और कैसे जो है मोदी जी के बाद उनका डिमांड हर एक स्टेट इलेक्शन में बढ़ गया, वो स्टार प्रचारक बन गए। अब ये है कि ये कैसे हुआ, तो देखिए जो बीजेपी इस देश में 2 ही कैडर बेस्ड पार्टी हुआ करती थी। एक कम्युनिस्ट को माना जाता था कैडर बेस्ड, दूसरा बीजेपी को। तो कम्युनिस्ट का तो कैडर अब रहा नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी देश से अब खत्म हो रही है। थोड़ा बहुत सीट इस बार भले जीत गए वो लोग बिहार में, तो कम्युनिस्ट का वैसा रोल रहा नहीं। तो एकमात्र कैडर बेस्ड पार्टी बीजेपी है। तो बीजेपी का जो कोर वोटर है वो मोदी जी के बाद अब योगी को देखता है कि ये बीजेपी के लिए फ्यूचर है, चूँकि जो हिंदू वोटर है, जो बीजेपी के जो कोर वोटर है वो योगी जी के नाम पे यूनाइटेड हो जाएंगे और उनको लगता है कि ही इज़ द करेक्ट हिंदू पोस्टर बॉय मोदी जी के बाद। सर जैसे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जैसे योगी आदित्यनाथ जी हो गए हैं, अपने होम मिनिस्टर जी हो गए हैं और नितिन गडकरी जी हैं। इनमें से हम अगर कंपेयर किया जाए
तो क्या क्या चीज़ें इन तीनों में थोड़ा सा डिस्टिंक्ट पाया जाएगा, और इनमें से सबसे फिट कैंडिडेट हमें आज के डेट में किसको मानना चाहिए? जैसे अगर अमित शाह जी का भी देखें, नितिन गडकरी जी भी हैं, योगी जी भी हैं, तो इनमें जो बेसिक जो अंतर है वो ये है कि जैसे मोदी जी एक स्टेट को संभालें और गुजरात मॉडल लेके आए, तो कहीं ना कहीं उनका एक गवर्नेंस का एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा और एक स्टेट के बड़े लीडर रहे, 12 साल 13 साल जो भी चीफ मिनिस्टर रहे। सिमिलरली आप योगी जी में भी वो क्वालिटी देखेंगे कि यूपी जैसे बड़े स्टेट को संभाले, लॉ एंड ऑर्डर दिए और एक यूपी मॉडल वो डेवलप कर लेंगे। ये चीज़ें इन दोनों लीडर में लैकिंग है, अमित शाह जी और नितिन गडकरी में। ये उस तरीके से कोई स्टेट के सीएम तो रहे नहीं और इनका कोई अपना मॉडल हो नहीं पाया। हालांकि इसमें कोई दो मत नहीं है कि मिनिस्ट्री में दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, चाहे अमित शाह जी का होम मिनिस्ट्री हो, चाहे गडकरी जी का रोड मिनिस्ट्री जो हो, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन, उसमें अगर आप बोले तो इस सरकार में अगर कोई एक मिनिस्ट्री ले जो सबसे ज़्यादा काम किया और बेस्ट काम किया गया, तो ये काम नितिन गडकरी जी को, उनके मिनिस्ट्री को ही ये क्रेडिट जाएगा कि सबसे बेस्ट मंत्रालय है इस भारत सरकार में। लेकिन जब हम बात करते हैं कि स्टेट को संभालने का पूरे लॉ एंड ऑर्डर के साथ, उसका गवर्नेंस के साथ, उसका एक गवर्नेंस मॉडल देने का, तो वो जैसे मोदी जी ने किया वैसे योगी जी के पास है। सर जैसे इन दोनों में लाइक जैसे होम मिनिस्टर जी हमारे अमित शाह जी हैं और ये अपने योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन दोनों में लाइक बराबर का टक्कर है ऐसा कहा जाता है। और इस जनरल इलेक्शन में जैसे योगी जी का बात ना मान के, ऐसा र्यूमर्स है, मतलब पता नहीं है इसके बारे में क्या बैक स्टोरी है, तो ना मान के जैसे इसमें इलेक्शन में थोड़ा बहुत जो असफलता मिली है बीजेपी को, तो उसमें आगे क्या बीजेपी यही गलती दोहराएगी आगे जाके, या अमित शाह को थोड़ा सा साइड लाइन करके योगी जी आगे आएंगे, क्या ऐसे हो सकता है? देखिए अभी तत्काल तो स्टेटस क्यों ही रहेगा। अब ये सारा डिपेंड करता है आपका 2027 में यूपी का चुनाव जब होगा, उसमें योगी जी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। अभी तो स्टेटस को है, अभी योगी जी भी सीएम बने रहेंगे और अमित शाह जी सेंटर में हैं ही। लेकिन अमित शाह जी और नितिन गडकरी से योगी जी रेस में आगे निकलेंगे कि नहीं, ये 2027 का विधानसभा चुनाव जो है यूपी का वो तय करेगा। और अगर वो तीसरी बार सरकार अच्छे सीट से ले आते हैं तो फिर योगी जी अनडिस्प्यूटेड जो है सो लीडर रहेंगे। सर अपार्ट फ्रॉम ऑल द डिस्कशन, हम अगर ये सोचें कि जैसे योगी जी का जो अपीयरेंस है वो एक साधु की तरह है, तो और उनका जो अप्रोच है तो वो जैसे हिंदुत्ववादी या हिंदुइज्म को ज़्यादा अप्रोच करता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि सर ये हमारे देश के सेक्युलरिज्म पे कोई इम्पैक्ट करेगा या फिर ऐसा कुछ? हाँ देखिए, ये बात तो है कि अब इसको ऐसे समझिए, जब अटल जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको लिबरल बनाया जाता था कि वो लिबरल व्यक्ति थे, और बहुत सारे अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उनको पसंद करते थे उनकी लिबरल छवि की वजह से। अडवाणी जी को उस समय कट्टर बुलाया जाता था। तो जब अडवाणी जी जब पीएम के कैंडिडेट बने और मोदी जी जब पीएम इन वेटिंग बने, तो अडवाणी जी को लिबरल बुलाया जाता था मोदी जी से कंपेयर करने में, कि नहीं अडवाणी जी लिबरल है, मोदी जी थोड़ा सा ज़्यादा कट्टर है। तो उसी तरीके से ये जो कट्टरता का जो परिभाषा है वो समय हिसाब से बदलते रहता है। तो मुझे लगता है कि योगी जी भी अपना इमेज चेंज करेंगे, धीरे धीरे ये जो कट्टर छवि है इसको कम करेंगे और थोड़ा लिबरल तो होंगे, ऐसा नहीं कि ये हमेशा से ही रहेंगे। आप तो मेरे हिसाब से ये इमेज मेकिंग होगा इनका। सर इनका जो योगी जी का जो सपोर्ट बेस है पूरा बीजेपी के पीछे कह लीजिए या फिर पूरा नेशनल पॉलिटिक्स के पीछे कह लीजिए, क्योंकि वो तो अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि मैं तो साधु हूँ, मैं लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करता हूँ, तो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है नेशन वाइड या फिर आउटसाइड नेशन? आपको ये क्या लगता है कैसे इनका अप्रोच है टुवर्ड्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखिए ये तो है कि देश का जो आपका प्रधानमंत्री है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वो व्यक्ति लिबरल होता है और लिबरल पॉलिसी को फॉलो करता है तो पूरे वर्ल्ड में उसकी तारीफ होती है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है
वो तो आपको करना पड़ेगा। तो योगी जी का इमेज मेकिंग तो पहला होना चाहिए, थोड़ा इमेज उनका बदलना चाहिए, थोड़ा उनको लिबरल भी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज़ गोइंग टू बी एन इमर्जिंग सुपर पावर। तो बहुत लोग इंडिया को फॉलो करेंगे, बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो इंडिया को एज ए रोल मॉडल मानते हैं। तो ये बात तो ज़रूर है कि योगी जी को अपनी छवि पे तो ध्यान देना ही होगा, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए उनको लिबरल भी बनना होगा, और ऐसे कई पॉलिसी में काम करना पड़ेगा जो कि इंडिया की साख को बाहर में बरकरार रखे, उसको धूमिल ना करे। तो इन चीज़ों में ध्यान तो देना पड़ेगा। सर, जैसे कि हमने इतने सारे डिस्कशंस किए, तो आपको एट द एंड क्या लगता है कि योगी जी अपने आप को कितना सेव करना चाहिए टू प्रेजेंट एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट फॉर 2029, और उसमें भी उनका जो अभी के जो प्रोजेक्ट्स हैं तो उनमें कितना चेंजेस लाना चाहिए? जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि बुलडोजर स्कीम हो गया, इस तरह से जो कि आप एडवोकेसी में हैं, आपको इस चीज़ के बारे में बहुत नॉलेज है कि ये किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को यूज करना या वेपन की तरह यूज करना। तो ये क्या लगता है सर आपको, क्या इसको कैसे चेंज करेंगे? है कि ये बुलडोजर वाला छवि तो बदलना होगा ही, क्योंकि आप देश के प्राइम मिनिस्टर कल को बनेंगे और उनके कैंडिडेट रहेंगे, तो इस छवि के साथ तो बनना मुश्किल है। तो इस मामले में आपको जब वो तीसरे टर्म में आए तो हम ये उम्मीद करेंगे, और अभी से ही उम्मीद करते हैं कि इन सब चीज़ों में जो भी रूल ऑफ लॉ है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, और अननेसेसरी कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट ना किया जाए। इन सब चीज़ों में तो उनको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। सर, जितना हमने डिस्कशन किया, इससे कुछ और लगता है कि ये चीज़ें ऑब्स्ट्रक्शन बन सकती हैं पीएम बनने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को एज ए कैंडिडेट? इसमें कुछ चीज़ें तो हैं, ऐसा बोलते हैं, एक आर्गुमेंट है कि योगी जी इज़ आउटसाइडर, वो संघ का जो परिपाटी है उससे वो नहीं आते हैं। जैसे कि मोदी जी स्वयंसेवक रहे, हाँ, प्रचारक रहे, तो बहुत इंटरनल व्यक्ति हैं आरएसएस के, और उनसे वो आते हैं। तो उसी तरीके से नितिन गडकरी जी भी हैं, और उसी तरीके से अमित शाह जी हैं। योगी जी के बारे में आउटसाइडर इसलिए बोला जाता है कि उनके कई बार, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे गोरखपुर से, तो कई बार इनका बहुत ज़्यादा टसल बीजेपी स्टेट लीडरशिप, यूपी के स्टेट लीडरशिप से हमेशा होती थी। कई बार योगी जी धमकी भी देते थे कि ऐसा बताते हैं कि 2007 इलेक्शन में योगी जी बोले कि अगर आप हमारा बात और हमारे हिसाब से कैंडिडेट नहीं दीजिएगा तो हम अपना कैंडिडेट पूर्वांचल में पूरा खड़ा करेंगे। 70 कैंडिडेट वो खड़ा करने के लिए तैयार थे। तो ऐसा इंटरनल टसल होता है। जैसा कि उनका हिंदू युवा वाहिनी बनाना, और जो उसका एक बहुत बड़ा क्रेज यूपी में हिंदू युवा वाहिनी का था, हालांकि अभी वो डिसबैंडेड है, लेकिन इस तरीके से अपना ऑर्गेनाइजेशन पैरेलल चलाना, ये जनरली बीजेपी में और आरएसएस में ये सब बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो उस हिसाब से इनको आउटसाइडर तो माना जाता है। लेकिन दूसरा ये भी बात है कि आरएसएस कभी भी योगी को आउटसाइडर के जैसा ट्रीट नहीं किया। आरएसएस चूँकि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लाइक माइंडेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन सबको अपने में समावेश कर लेती है। तो आरएसएस के ऐसे भी अलग अलग 130-140 अलग अलग संगठन हैं जो चलते हैं। तो उस हिसाब से इनको जो है सो कहीं ना कहीं समावेश तो किया ही है। तो एक आउटसाइडर का ये एक प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन उसको मैनेज किया जा सकता है। सर, जैसे मतलब आरएसएस का जो स्टैंड है वो अभी रिसेंट में जो मोहन भागवत जी हैं उनका जो स्टेटमेंट था वो जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए भी जैसे भगवान वाला स्टेटमेंट जो था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो डिससेटिस्फाइंग था उनके लिए। तो क्या योगी जी के लिए भी वैसा कुछ है उनके मन में? देखिए, अभी योगी जी ऑलमोस्ट दूसरे टर्म में चीफ मिनिस्टर हैं, और आप देखेंगे बारीकी से तो मोदी जी के खिलाफ तो ठीक है, ऐसे इम्प्लाइड स्टेटमेंट आया है भागवत जी का 2 बार, लेकिन योगी जी के खिलाफ अभी तक नहीं आया। आप इनका 7-8 साल का जो भी कार्यकाल देखें, 7 साल का, तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट, ऐसा कोई भी निशाना योगी जी को बनाया गया हो आरएसएस की तरफ से डायरेक्ट इनडायरेक्टली
ये ऐसा अभी किसी के नॉलेज में और हम लोग के नॉलेज में तो है नहीं। तो मेरे हिसाब से लगता है कि इनका पॉजिटिव इम्प्रेशन है आरएसएस में। सर जैसे कि उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में कास्टिज्म, जातिवाद, वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो सर क्या इसमें योगी जी के जो ठाकुर या इस सब से कोई फ़र्क पड़ता है इंडियन पॉलिटिक्स में, या उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में इसके कोई फ़र्क है? देखिए, कास्ट तो शुरू से एक बड़ा रोल प्ले किया है भारतीय राजनीति में, और कास्ट खासकर बिहार, यूपी, जो नॉर्थ इंडिया, उसमें कास्ट तो बहुत डोमिनेट रही है, डोमिनेट हमेशा की है। तो उस हिसाब से ये विधानसभा, लोकसभा सब में फ़र्क तो करेगी। और जिस तरीके से बीजेपी का परफॉर्मेंस ख़राब हुआ है 2024 में, तो लोग बोलते हैं कि फिर से जाति की राजनीति और तेज़ी से आ गई हमारे समाज में। और यूपी में पूरी तरीके से कास्ट बेस्ड पे ही चुनाव हुआ है। तो कास्ट एक बड़ा फैक्टर है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो बनिया हो, है ना। तो ये चाहे वो एससी हो, एसटी हो, तो इन सब को आपको ध्यान में रख के ही काम करना पड़ेगा। इस फैक्टर को नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते। ऐसा लगा कि मोदी जी का 10 साल का जब कार्यकाल रहा 2014 से 2024 तक, तो लगा कि नहीं, लोग अब जाति के नाम पे वोट नहीं देते हैं, विकास के नाम पे देते हैं, मोदी जी के नाम पे देते हैं, मोदी जी के गारंटी के नाम पे देते हैं। लेकिन 2024 के रिजल्ट के बाद फिर से अब कास्ट एक मेजर रोल प्ले करेगा। और इधर 10-15 साल जो भी चुनाव होंगे पार्लियामेंट के, उसमें कास्ट डोमिनेंट फैक्टर रहेगा। सर जैसे पहले भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश जो है वो प्रधानमंत्री के जो पोस्ट के लिए वो रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होके आता है, जो आपने पहले भी बताया था। थोड़ा सा उसको अच्छे से एलैबोरेट करिए कि क्या कैसे होता है ये चीज़। जैसा कि हमने चर्चा किया कि ये बेसिकली यूपी एक बड़ा प्रदेश है और 80 लोकसभा सदस्य है उसमें, और इस देश के ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूपी से ही आए। तो अगर आप अच्छा, दूसरा ये भी है कि आप देखिए यूपी कैसे इम्पॉर्टेंट है। राहुल जी 2 जगह से चुनाव लड़े, कौन सा सीट वो छोड़ रहे हैं बताइए। यूपी का सीट से भी जीते हैं और केरला के वायनाड से भी जीते हैं। कौन सा सीट छोड़ रहे हैं आप बताइए? केरला वाला से। केरला वाला क्यों छोड़ रहे हैं? वो इसलिए कि यूपी इम्पॉर्टेंट है। मोदी जी गुजरात से आते हैं। मोदी जी भी एक समय 2 जगह से शुरू में चुनाव लड़े थे, गुजरात से, और कौन सा सीट उन्होंने छोड़ा? गुजरात वाला। गुजरात का। आज भी मोदी जी कौन से सीट से लड़ते हैं? बनारस। तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि यूपी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, कि जो लीडर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का, जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी, और जो अपने आप को राहुल जी जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मानते हैं अगले चुनाव में, वो भी सब यूपी को पकड़ के रखना चाहते हैं। यूपी कोई नहीं छोड़ना पड़ता, कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो इससे कोई बड़ा एग्जाम्पल नहीं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपका मूल्यवान समय हमें दिया। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो पॉलिटिकल डिबेट्स और बहुत सारी सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में हम बताते रहेंगे आपको। तो हमारे साथ एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत।